Good morning, children. Today, our topic is The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. William Butler Yeats was a noted poet and playwright. He was born in Dublin, Ireland in 1865. बच्चों, विलियम बटलर ईट्स एक बहुत ही महान पोएट थे और इनका जन्म हुआ था आयरलैंड की कैपिटल यानी राजधानी डबलिन में 1865 में। अब ये जो आयरलैंड है, इट इज़ एन आइलैंड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। आयरलैंड एक छोटा सा द्वीप है। आइलैंड समझते हैं आप लोग, द्वीप होता है। इट इज़ अ लैंड बॉडी विच कवर्ड बाय वाटर ऑन ऑल इट्स 4 साइड्स। वो भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो आयरलैंड एक आइलैंड है नॉर्थ अटलांटिक में। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द ब्रिटिश आइल्स, और ब्रिटिश आइल्स का ये दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन यूरोप एंड द 20th लार्जेस्ट ऑन अर्थ. So William Butler Yeats has spent his boyhood days on the lake island of Innisfree. This lake isle of Innisfree is a real place. It is an actual place. It is near the coast of Ireland. ये आयरलैंड है, इसके तट पर ये जगह है लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। और ईट्स अक्सर इस जगह पर जाया करते थे ऑन वेकेशंस, अपनी छुट्टियों में। सो इट वाज अ गुड मेमोरी फॉर हिम। तो वो यादें उनके मन में हमेशा रहीं। जैसे कि हम भी कहीं अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं तो वो जगह हमें अच्छी लगती है और हम हमेशा उसको याद रखते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, कहीं भी चले जाएं। जहाँ हमने अपना बचपन बिताया होता है, जहाँ हम हमेशा जाते हैं, वो जगह हमको हमेशा याद रहती है। तो इसी तरीके से यीट्स ये अक्सर काउंटी स्लीगो जाया करते थे लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ऑन वेकेशन। सो इट वाज अ गुड मेमोरी फॉर हिम। तो वो वहाँ की जो मेमोरीज़ हैं वो उनके मन में हमेशा रहीं। और कमिंग टू दिस पोएम, जिस समय ये पोएम लिख रहे हैं, ही इज़ इन लंदन में है ये। और लंदन एक बहुत बड़ा शहर है, पूरा आपाधापी से भरा हुआ, बिज़ी लाइफ है वहाँ पर। हर कोई अपने अपने कामों में लगा हुआ है। एवरीबडी इज़ बिज़ी इन हिज ओन अफेयर्स। प्लस वहाँ पर ऐसा क्योंकि शहर है तो नेचुरल ब्यूटी इतनी देखने को नहीं मिलती है। तो ये अक्सर अपने उन दिनों को याद करते हैं, बचपन के दिनों को, जो उन्होंने वहाँ लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में बिताए थे। तो इस पोएम के थ्रू विलियम बटलर ईट्स ये कहना चाहते हैं कि अब मैं लंदन की इस लाइफ से बहुत थक चुका हूँ और अब मैं वापस उस जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ मैंने अपना लड़कपन बिताया था, वेयर आई स्पेंट माई बॉयहुड डे। सो आई want to go back to that place. So children, let's start with the poem. The stanza 1. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. Now I refers to the poet William Butler Yeats. I will arise and go now. Arise means get up, uthna. And go to Innisfree, and a small cabin built there. Cabin is a cottage, kutir, of clay and wattles made. Clay means mud, mitti. Wattles, these are twisted sticks to make fences, which we can say खपच्ची और टहनी का ढांचा. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. Hive is the home of bees, that is मधुमक्खी का छत्ता. And live alone in the bee loud glade. Alone means अकेले, एकांत में. Bee loud means buzzing sound of bees, that is मधुमक्खियों की भिनभिनाहट. And glade is open place in a jungle, right? That is one mark.
So Innisfree is a place where the poet lived in his boyhood days and he actually misses it very badly. So he is very eager to go to Innisfree. उसको Innisfree जाने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा है, बहुत ज़्यादा इच्छुक है वो. तो पोएट कहते हैं I will arise and go now and go to Innisfree. मैं अब उठूँगा और अभी के अभी मैं Innisfree चले जाऊँगा. Innisfree जहाँ मैंने अपना लड़कपन बिताया है. And a small cabin built there of clay and wattles made. और वहाँ पर जा कर के मैं अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाऊँगा. और वो कुटिया किस किस चीज़ की बनेगी? क्ले एंड वाटल्स की. क्ले मीन्स मिट्टी, गारे की और तिनकों की, खपच्चियों की, पेड़ों की शाखाओं से मैं एक छोटी सी कुटिया अपने लिए बनाऊंगा. यानी कि मैं प्रकृति के बीच में रहूँगा और ईंट पत्थर की दीवारें नहीं बनाऊंगा, ईंट पत्थर का घर नहीं बनाऊंगा, बल्कि प्राकृतिक इन्वायरमेंट में रहते हुए मैं प्रकृति के बीच में ही उसी से एक घर बनाऊंगा, मिट्टी और पेड़ों की शाखाओं से, टहनियों से. 9 bean rows will I have there. और अब पोएट कहते हैं कि मैं वहाँ 9 bean rows लगाऊंगा, यानी कि सेम की फलियाँ उगाऊंगा. वहाँ पर मैं खेती भी करूँगा. अब 9 bean rows क्यों कहते हैं पोएट? 9 bean rows कहने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ 9 ही रोज़ लगाएंगे, ठीक है. और इसका ये नहीं होगा कि केवल सेम की 9 ही पंक्तियाँ बोएंगे, बल्कि ये तो इसका अर्थ यह है कि वह द्वीप पर सेम उगाएंगे. और क्योंकि वहाँ पर बीन उगाने के लिए पर्याप्त जगह है. तो 9 bean rows will I have there. सिर्फ एक पोइटिक इफेक्ट देने के लिए उन्होंने इस तरह से लिखा है. A hive for the honey bee. A hive for the honey bee यानी कि मैं एक तो वो वहाँ पर खेती करेंगे और दूसरा क्या काम करेंगे? वहाँ वह मधुमक्खी पालन भी करेंगे, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी जगह होगी और थोड़ी सी जगह में वो मधुमक्खियों को भी पालेंगे, उनका छत्ता भी बनाएंगे. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. और वो वहाँ एकांत में उन मधुमक्खियों की भिन भिनाहट के बीच में रहेंगे. तो इस तरह से बी लाउड ग्लेड, ग्लेड का मतलब है खुला स्थान, जंगल के बीच में वो थोड़ा साफ सफाई करके खुला स्थान बनाएंगे और वहाँ मधुमक्खियों की गूंज के बीच में अकेले रहेंगे. So again I am reading it. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the wee loud glade. So पोएट कहते हैं कि मैं अभी उठूँगा और अभी Innisfree चला जाऊँगा और वहाँ मैं अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाऊँगा मिट्टी और पेड़ों की शाखाओं से, और मैं वहाँ पर सेम की फलियाँ उगाऊँगा और साथ ही साथ में मैं वहाँ पर मधुमक्खी पालन भी करूँगा. और वहाँ मुझे एकांत में उन मधुमक्खियों की भिन भिनाहट के बीच में रहने में बहुत ही आनंद आएगा. I will live peacefully there. I will be very happy in that bee loud glade. So what are the things that the poet wants to do when he goes back to Innisfree? So what are those 3 things? He will build a small cottage of clay and sticks. He will sow the beans there, and he will have a beehive there. Now coming to second stanza. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There midnight is all a glimmer, and noon a purple glow, and evening is full of the linnet's wings. Now, and I shall have some peace there. Peace means Shanti. For peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning. Vales means ghungat. To where the cricket sings. Cricket is a kind of an insect. There midnight is all a glimmer. Midnight means आधी रात. Glimmer, glimmer is a faint or wavering light, टिमटिमाती हुई रोशनी. And noon a purple glow. And evenings full of the linnet's wings. Linnet is a small bird
small brown colored bird, right? So, and I shall have some peace there. What the poet is saying, that when he will go to Innisfree, he will get peace. उसे वहाँ शांति मिलेगी. And that is the crux of what Yeats long for in Innisfree. तो यही हमारा मेन जो मकसद है हमारे कवि का, वो है शांति मिलना. तो इसीलिए वो शांति की प्राप्ति की खोज में इनिसफ्री जाना चाहते हैं. For peace comes dropping slow, dropping from the wails of the morning to where the cricket sings. इसका मतलब है कि वहाँ शांति धीरे से उतरती है. जब सुबह होती है, सुबह का घूंघट उठता है. यहाँ पर घूंघट से क्या मतलब है, जैसे जैसे घूंघट उठता है वैसे वैसे भोर होती जाती है और उजाला 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 होते जाता है. ये है मतलब, ठीक है. तो वेल्स मीन्स जैसे जैसे धीरे धीरे अंधेरा कम होता जाता है और प्रातःकाल भोर होती जाती है, वैसे वैसे वहाँ आकाश से शांति उतरती है. मीन्स चारों तरफ प्राकृतिक छटा बिखर जाती है और प्रकृति के बीच में कवि शांति का अनुभव करता है. सो फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. तो प्रातःकाल वहाँ आकाश से शांति उतरती है और वो झाड़ियों में जा कर के स्कैटर हो जाती है, छितरा जाती है, जहाँ पर क्रिकेट सिंग्स. क्रिकेट मीन्स एक इंसेक्ट, झिंगुर. झिंगुर की झाएँ झाएँ की जहाँ पर आवाज़ हो रही होती है, वहाँ वो शांति उतर जाती है, छितरा जाती है. चारों तरफ शांति ही शांति फैल जाती है और वहाँ सिर्फ प्रकृति की गूंज सुनाई देती है. There midnight is all a glimmer and noon a purple glow. और वहाँ midnight means आधी रात के समय भी चांदनी छिटकी हुई रहती है, चंद्रमा की रोशनी चारों ओर फैली रहती है, टिमटिमाते रहती है. And noon a purple glow. Noon a purple glow means, और दिन के समय वहाँ पर एक बैंगनी रोशनी दिखाई पड़ती है. तो ये क्या कह रहे हैं, that Yeats continues to let us know that from the time the morning dawns until evening when the cricket sings, there is a gradual passing of the day until evening falls. यानी कि धीरे धीरे दिन बीतता जा रहा है और वो जो शांति है, जो प्रकृति में समाई हुई है, वो चारों तरफ फैलती जा रही है और इस तरह से चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता छाई हुई है. इसलिए वहाँ पर कवि को शांति का अनुभव होता है, क्योंकि जब हम शहरों में होते हैं वहाँ ये जो प्राकृतिक सुंदरता है वो हमें देखने को नहीं मिलती है. हम सुबह उठते हैं तो भी हमें गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, हॉर्न्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और ये जो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ है, जो झिंगुर के गाने की आवाज़ है, और जो प्राकृतिक सुंदरता जो कवि कह रहे हैं कि सुबह एकदम भोर के समय कुहासा छाया होता है और शाम होते होते दिन में बैंगनी रोशनी फैली रहती है और रात के समय भी टिमटिमाता हुआ रहता है आकाश, चांदनी छटकी रहती है, वो यहाँ शहरों में मिसिंग है. यानी जहाँ वो लंदन में रहते हैं ये चीज़ वहाँ इन्हें नहीं मिलती है. सो मेन जो इसमें कवि कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो वहाँ शांति की खोज में जाना चाहते हैं. एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स. इवनिंग में शाम के समय पर जो लिनेट नाम की एक छोटी भूरी चिड़िया है वो वहाँ पर दिखती है. तो वहाँ पर लिनेट के पंख ही पंख दिखते हैं. तो ही विल एन्जॉय द फ्लाइंग लिनेट्स इन द इवनिंग. वह शाम के समय उड़ते हुए लिनेट पक्षियों को दिखने का आनंद लेंगे. So now the third stanza. I will arise and go now, for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the day, while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it in the deep heart's core.
So word meanings first. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping. Lapping means लहरों का उछलना और किनारों से टकराने की आवाज़. With low sounds by the day, sounds means ध्वनि, आवाज़. While I stand on the roadway or on the pavement's grey. Pavement means footpath, right? The pagdandi of grey color. I hear it in the deep heart score. Deep means गहराई. Heart score means the innermost part of my heart. हृदय का भीतरी भाग. So what is the poet saying? I will arise and go now. वो फिर से कहते हैं कि मैं अब उठूँगा और इनिसफ्री जाऊँगा. उनकी इच्छा बहुत तीव्र हो चुकी है. He has a great desire to go to Innisfree. For always night and day. क्योंकि हमेशा चाहे दिन हो रात हो. I hear the lake water lapping with low sounds by the day. मुझे हमेशा रात दिन इनिसफ्री की झील की लहरों के किनारे से टकरा कर उत्पन्न हुई ध्वनि सुनाई देती है. धीमी आवाज़ें मुझे हमेशा सुनाई देती है. मेरे मन में हमेशा वो लहरों के टकरा कर के लौटने की ध्वनि गूंजती रहती है. इनिसफ्री, आप जैसा कि पहले भी बताया है कि वो एक द्वीप है, आइलैंड है और चारों तरफ समुद्र है. तो समुद्र की लहरें जब टकराती हैं तट पर तो वो आवाज़ उनके मन में बसी हुई है और वो हमेशा उस आवाज़ को सुनते रहते हैं. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. तो मैं चाहे लंदन की सड़कों पर खड़ा हूँ, रोडवे मीन्स लंदन की सड़कों पर खड़ा हूँ, और ऑन द पेमेंट्स ग्रे या फिर मैं फुटपाथ्स पे खड़ा हूँ, तो मेरे मन में वो इतनी गहराई तक बस चुकी है वो आवाज़ें कि मुझे हमेशा मेरे हृदय के अंदर तक का मुझे उसकी वो ध्वनि सुनाई देती है. तो भले ही कवि कितनी भी दूर क्यों नहीं है, लंदन में है, इनिसफ्री से बहुत दूर हैं, लेकिन वो आवाज़ आज भी उनके मन में बसी हुई है. He hears the low sounds of lake water lapping on the shore deep in his heart's core, right? तो ये एक तरीके से कंट्रास्ट भी दिखाया गया है दो जगहों के बीच का, शहर और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर एक द्वीप का. तो शहरों में जहाँ चारों तरफ हमें बिल्डिंग्स और रोड्स, गाड़ियों की आवाज़ें और जगह जगह पोल्यूशन, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है और साथ ही में लोगों की बिल्कुल बिज़ी लाइफ होती है, किसी को किसी के लिए भी समय नहीं होता है. वहीं दूसरी तरफ एक गांव का जीवन प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर, उस द्वीप में जो जीवन है वो बहुत ही सामान्य है, नेचुरल है. इट इज़ अ वेरी सिंपल. और वहाँ लोग आनंदपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं प्रकृति के बीच में, इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में. तो कभी भी उस प्रकृति की गोद में वापस जाना चाहते हैं. अब वो इस शहरी जीवन से थक चुके हैं और वापस प्रकृति के पास लौटना चाहते हैं, जहाँ उन्हें शांति मिलेगी और उसी शांति के बीच में वो आनंद से अपना जीवन बिताएंगे. So this completes your poem, The Lake Isle of Innisfree. It is a beautiful poem. I hope you all must have enjoyed it. So please like, share and subscribe my video. Thank you.